तो हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स एग्जाम ऑफिशियल में। साथियों, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने पढ़े थे यहाँ पे नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद जो है वो तीन, मतलब हम लोग भाग 3 पूरा कंप्लीट कर लिए थे और हम देख रहे थे सारे आर्टिकल्स जो हैं वो। तो इसमें आज हम लोग भाग 4 देखने वाले हैं, नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से 52 तक। तो अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 में नीति निदेशक तत्व न्यायालय के वाद योग्य नहीं है, इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की बुद्धि में व्यवस्था करेगा, इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 41 में कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 42 में न्याय संगत और मानव उचित दशाओं में तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 43 में मजदूरी और कुटीर उद्योग से को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है। अगर बात करें साथियों अनुच्छेद 44, तो समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का प्रावधान है इसमें। अनुच्छेद 45 में बच्चों के मुक्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी राष्ट्र की होगी, जिसमें से 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को जो वो निःशुल्क शिक्षा देने की यहाँ पे मांग की गई। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति और अन्य वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान दिया गया। अनुच्छेद 47 में पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का। अब देखते हैं साथियों अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संबंधित प्रावधान इसमें दिए गए हैं। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 49 में महत्वपूर्ण स्थान और वस्तुओं का संरक्षण के लिए बात की गई है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य में विभाजन के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान के बारे में बात किया गया है। भाग 4A को देखते हैं, जैसे मौलिक कर्तव्य, और अनुच्छेद जो है वो 51A है। तो 51A में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान दिया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। यहाँ वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भाग 5 देखते साथ ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। जो भाग 5 है, इससे हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी, इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात की गई। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचक संबंधी प्रसिद्धि पद्धति के बारे में बात की। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 54 में साथियों राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात की गई। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचित संबंधित पद्धति के बारे में बात की। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया और अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता की बात की गई। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता की बात की गई है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्त के लिए बात की गई। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधान के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद 62 में आपका राष्ट्रपति पद की रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया है, जैसे अधिकतम 6 माह तक होता है। अनुच्छेद 52 और 62 जो कि राष्ट्रपति के लिए हैं। अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है, उपराष्ट्रपति पद का। अनुच्छेद 64 में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इसकी बात की। अनुच्छेद 65 में आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पे कार्य करेंगे, इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 66 में साथियों अनुच्छेद 68 में रिक्त भरने के लिए निर्वाचन का समय और अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में बात की गई। अनुच्छेद 67 से उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 70 में अन्य किसी आकस्मिक में उपराष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन के बारे में बात किया। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बात किया गया है। लेकिन ये जो क्षमादान शक्ति है साथियों, यह जैसे जघन्य अपराधों में आप इसको क्षमादान नहीं कर सकते, ये भी कई सारे रूल्स होते हैं उपराष्ट्रपति के ऊपर। अनुच्छेद 73 में साथियों संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 74 में
राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के संबंधित अन्य उपबंध के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का सरल संचालन संबंधी उल्लेख के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद 69 में जो है साथियों संसद के गठन का उल्लेख किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 79 की बात करें कि संसद में गठन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 80 में जो राज्यसभा का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 82 में जो है वो प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद 83 में जो है 83 में जो है संसद के सदन की अवधि का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 84 में संसद की सहायता के लिए सदस्यता के लिए योग्यता की बात की गई। अनुच्छेद 85 में जो संसद के सत्रावसान और विघटन संबंधी उल्लेख के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद 86 में जो है राष्ट्रपति का संसद के में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद 87 में जो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद 88 में संसद के साधनों में मंत्रियों और महान न्यायवादी के अधिकार के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद 89 में जो साथियों वो राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 90 में साथियों आपका राज्यसभा के उपसभापति का पदरिक्त होने, परित्याग या पद से हटाए जाने का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 91 में सभापति के रूप में कार्य करने का तथा कर्तव्य का पालन करने के लिए उपसभापति का अन्य व्यक्ति की शक्ति का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 92 में जो है जब सभापति या उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन रहता है तो वह पीठासीन। अनुच्छेद 93 में साथियों लोकसभा के अध्यक्ष और उपसभाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर या त्याग या पद से हटाए जाने के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य की पालन करने के लिए उपाध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 96 में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, इसके बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 97 में साथियों राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद 98 में साथियों आपके संसद के सचिवालय का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 99 में जो है वो संसद सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 100 में साथियों संसद सदनों के मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य के शक्ति और कड़पूर्ति के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद 101 में संसद में स्थानों का रिक्त होना के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद 102 में संसद सदस्यता के लिए योग्यताएं के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद 105 में संसद के सदन की तथा उनके सदस्यों की समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकार के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 106 की बात करें तो सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बात किया गया है। साथियों अगर बात करें अनुच्छेद 108 की तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बात किया गया। 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में बात किया। 110 में धन विधेयक परिभाषा के बारे में बात किया गया। विधेयकों पर अनुमति के बारे में बात किया गया। 111 में 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण बजट का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 113 में संसद में प्रांगण के संबंध में प्रक्रिया के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किया जाने के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बात की गई। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना व गठन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन संबंधी प्रावधान के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद 107 में न्यायमूर्तियों की नियुक्ति का प्रावधान के बारे में बात किया गया है। साथियों अनुच्छेद 128 में उच्चतम की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद 137 में निर्णय एवं आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय में परामर्श करने की
राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बात किया गया अनुच्छेद 144 में। सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा एससी की सहायता यानी सुप्रीम कोर्ट की सहायता के में कार्य किया जाने के बारे में बात किया गया अनुच्छेद 148 में। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 149 में कैग के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद 150 में संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 151 में संपरीक्षा प्रतिवेदना के बारे में बात किया गया है। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं हम लोग, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएंगी, आप बोर भी होने लगेंगे। इतना आप रिवाइज करते रहिए, तब तक हम इसका जो भाग 6 है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको लिए जल्द से जल्द लाएंगे। बाकी ये वीडियो कैसे लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इन सारी जो अनुच्छेद हैं इनको आप नोट करके रखिएगा, ये इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। तो एक दो बार आप इसको अगर पढ़ेंगे तो सारे आपको आराम से रट जाएंगे। बाकी ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हम मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।